रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। और यदि जज्बा रखो जीतने का तो तकदीर बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था विलयन चल रहा था, सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्रव का वाष्प दाब और इस द्रव के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम है। इस वीडियो में हम केवल इतना ही चर्चा करेंगे बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका द्रव का वाष्प दाब। तो द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि वाष्प दाब है क्या द्रव का। मान लीजिए कोई आपका पात्र है, ये आपका क्या है, पात्र है। इसमें कोई द्रव आपका क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, ये इतना जगह पात्र में क्या है, खाली है। अब इस पात्र को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं एकदम से। और बंद करने के बाद इसमें जो वायु बची थी, यानी इसमें क्या बचा है अभी, वायु, उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब जब वायु बाहर निकाल देंगे, पूरी वायु, तो यहां पर जो खाली स्थान है ये इसका वाष्प लेगा, द्रव का जो वाष्प होगा वो इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और उसके द्वारा, जैसे मान लीजिए जब वायु यहां से निकल गई तो द्रव के कण क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे वाष्पित होंगे इसमें और ये यहां पर आ जाएंगे। और इसके द्वारा ये क्या करेंगे, एक दाब डालेंगे। तो उसी को क्या कहेंगे, द्रव का वाष्प दाब। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब। यानी किसी बंद पात्र में द्रव के वाष्प द्वारा, द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित दाब ही क्या होता है, वाष्प दाब होता है। अब देखिए अगला जो आपका विलयनों का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। अब देखिए जैसे कोई द्रव है आपका और विलयन बना रहा, दो घटक हैं उसमें, दो या दो से अधिक घटक हैं और विलयन का निर्माण कर रहा है। तो जब विलयन का निर्माण कर रहा है तो विलयन के वाष्प द्वारा आरोपित दाब को हम क्या कहेंगे, विलयन का वाष्प दाब कहेंगे। और इसका अध्ययन राउल्ट ने किया, उसी को क्या कहते हैं हम, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो जो राउल्ट ने 1887 में, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1887 में इसका अध्ययन किया, विलयनों की वाष्प दाब का अध्ययन किया और उससे संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। और इन्होंने जिस विलयन का अध्ययन किया वो कैसा विलयन था, द्विक विलयन था, द्विक विलयन। इसको हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, द्विक विलयन क्या होते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो ये आपका है द्विक विलयन। और द्विक विलयन यानी दो घटकों से मिला विलयन ही क्या होता है, द्विक विलयन होता है। दो घटक जिसमें हो जाएं, जिस विलयन में दो घटक मिलकर विलयन का निर्माण करें उसे क्या कहेंगे, द्विक विलयन कहेंगे। और इसी से संबंधित राउल्ट ने द्विक विलयन से संबंधित ही क्या किया, वाष्प दाब का अध्ययन किया। उसी को हम क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम कहेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अब जैसे इसमें आप देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई विलयन है, द्विक विलयन मतलब दो ही घटक होंगे। मान लीजिए ये आपका पात्र है, इसमें विलयन का निर्माण हो रहा है और इसमें आपके दो ही घटक हैं, घटक नंबर 1, घटक नंबर 2, दोनों द्रव अवस्था में हैं। मान लीजिए क्या है, दोनों द्रव अवस्था में है, विलयन का निर्माण कर रहे हैं। दोनों क्या हो सकते हैं, इनका ताप बढ़ाने पर पहला भी वाष्पित हो सकता है और दूसरा भी क्या हो सकता है, वाष्पित हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। यानी द्विक विलयन है आपका और कैसा है, द्रव में, द्रव अवस्था में है और दोनों क्या है, वाष्पशील द्रव हैं। वाष्पशील का मतलब होता है ताप बढ़ाने पर एक ऐसा ताप आएगा जिस पर क्या हो जाएंगे, वाष्पित होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी द्रव अवस्था में है और किसमें, गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो दोनों घटक आपके हैं कैसे हैं, वाष्पशील है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो एक निश्चित ताप पर ये क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। अब अगर वाष्पित हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके द्वारा भी क्या हो जाएगा,
दाब आरोपित होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, पात्र है, अब इसको हमने बंद कर दिया। अब इस विलयन में दो घटक है, घटक 1 और घटक 2। तो जब ये दोनों वाष्पशील द्रव हैं, वाष्पशील द्रव हैं, तो जब ये वाष्पित होंगे, वायु अगर यहां से निकाल दी जाए यहां से, तो क्या हो जाएंगे कि यहां पर एक दाब आरोपित हो जाएगा। तो इससे संबंधित राउल्ट ने नियम दिया वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए। तो उनका नियम क्या है कि कोई भी आपका किसी भी घटक का दाब, जैसे पी मान लीजिए, आयवीय घटक का वाष्प दाब, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, काई आई। अब ये काई क्या है, मोल प्रभाज है। आयवीय घटक का ये पी क्या है, दाब है, वाष्प दाब। तो आयवीय घटक का वाष्प दाब आयवीय घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये आई क्या है, आई ये आपका नंबर है 1 और 2। अगर हम 1 लिखें तो यहां क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर आई का मान 1 रखते हैं तो P1 अनुक्रमानुपाती X1, यानी जो आपका राउल्ट का नियम ये बताता है कि पहले घटक का वाष्प दाब पहले घटक के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अगर आई का मान यहां 2 रखें तो P2 इक्वल टू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, XI2, यक्स नहीं, इसे काई कहते हैं, काई2। तो यानी दूसरे घटक का वाष्प दाब दूसरे घटक के मोल प्रभाज के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यही आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। जब कैसे हो, दोनों द्रव वाष्पशील हो। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी विलयन में जिसमें दोनों घटक क्या हो, वाष्पशील हो, तो आयवीय घटक का ये क्या है, आयवीय घटक का वाष्प दाब आयवीय घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बस इतना ही आपको कह देना। देखिए इसको क्या कीजिए, पी आई अनुक्रमानुपाती काई आई, यही है आपका। इसको हम लिख सकते हैं पी आई इक्वल टू के काई आई, जहां के क्या है, एक स्थिरांक, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। अब मुझे क्या करना है, इस स्थिरांक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यदि हम विलयन के किसी घटक को क्या माने, शुद्ध अवस्था में माने, तो जैसे मान लीजिए क्या है, आपका विलयन था। अब इसमें विलयन में केवल घटक एक ही क्या हो, उपलब्ध हो, घटक एक ही क्या हो, उपलब्ध हो। तो जब एक ही घटक होगा तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा, आप जानते हैं मोल प्रभाज होता है, जो आपका मोल प्रभाज x या के आई, काई से कहते हैं, मोल प्रभाज काई। और काई इक्वल टू क्या होता है, किसी घटक, यानी जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, मानिए पहले घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले घटक के मोलों की संख्या और बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी मोल प्रभाज क्या होता है, जिस घटक का हम मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहते हैं उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब देखिए जब केवल हम एक ही घटक ले रहे हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या और इस विलयन में वही घटक हो जाएगा, तो दोनों मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए यक्स आई मोलों की संख्या, नीचे भी मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्स कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि हम किसी घटक को शुद्ध अवस्था में माने तो उसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या मानते हैं कि घटक को शुद्ध अवस्था में मानते हैं। अब देखिए हमने माना शुद्ध अवस्था में आयवीय घटक का वाष्प दाब पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई नॉट। तो मोल प्रभाज एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इन दोनों का मान समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखिए पी आई की जगह क्या रखेंगे, पी आई नॉट, तो पी आई नॉट यहाँ दिस इक्वल टू के,
यक्स के मतलब के आई की जगह क्या हो जाएगा 1, और के आपका ऐसे ही रहेगा तो इंटू 1। अब देखिए के का मान आपको ज्ञात हो गया, पी आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा। के का मान ज्ञात हो गया ना यहां से। अब के का मान उठाकर फिर से समीकरण एक में क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी के की जगह क्या रख देंगे पी आई नॉट। तो आपका क्या हो जाएगा पी आई इक्वल टू पी आई इक्वल टू पी आई नॉट और इंटू के आई एक्स आई मोल प्रभाज, यही आपका हो जाएगा। यहां इंटू कर देते हैं डाट से, तो एक आपका समीकरण ये बन गया, समीकरण 2। तो यहां से भी हम राउल्ट के नियम की डिफिनीशन बना सकते हैं। कैसे, किसी भी विलयन में आयव्य घटक का वाष्प दाब, ये क्या है आयव्य घटक का वाष्प दाब, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, किसी भी विलयन में आयव्य घटक का, ये क्या दिया हुआ है आयव्य घटक का वाष्प दाब उस विलयन में शुद्ध अवस्था में उस घटक का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो आपका हो गया समीकरण 2 से डिफिनीशन। तो आप इस प्रकार से भी डिफिनीशन क्या कर सकते हैं, परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। अब देखिए माना कोई विलयन है आपका, ये तो आप देख ही चुके, इसके अनुसार आप परिभाषा भी बना चुके। अब देखिए माना आपका कोई विलयन है, तो राउल्ट ने केवल द्विघ विलयन का अध्ययन किया, तो ये आपका क्या है द्विघ विलयन है जिसमें घटक ए और घटक बी है। अब घटक ए के लिए राउल्ट का नियम लगाएंगे और घटक बी के लिए अलग अलग राउल्ट का नियम लगाएंगे। तो घटक ए के लिए जब राउल्ट का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाष्प दाब, माना इसका क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, ये क्या शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब है, और इंटू क्या हो जाएगा काई ये क्या है मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी ए क्या है इसका वाष्प दाब इस विलयन में। तो ये तो हो जाएगा आपका समीकरण 1। दूसरे घटक बी के लिए लिखेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी नॉट, यहां देखिए पी बी नॉट इंटू काई बी, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब अगर आपने डाल्टन का नियम पढ़ा होगा, डाल्टन के नियम के अनुसार कोई भी पात्र है उसमें कई सारे पदार्थ भरे हों, कई सारे पदार्थ क्या हो भरे हों, तो उनका या गैस भरी हो, तो उनका वाष्प दाब जो होता है वाष्प दाबों का योग, अलग अलग वाष्प दाबों का योग उस पात्र के टोटल वाष्प दाब के योग के क्या होता है बराबर होता है। देखिए जैसे मान लीजिए इस पात्र का पूरे पात्र का दाब क्या है P है। अब इसमें घटक ए और घटक बी आपके क्या है उपस्थित है, तो घटक ए का दाब पी ए आपका हो गया, घटक बी का दाब पी बी हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे योग करेंगे तो पूरे वाष्प दाब की क्या हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 जो है आपका को जोड़ने पर अब जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा टोटल वाष्प दाब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे जोड़िए, देखिए जोड़ रहे हैं ना, तो पी ए प्लस पी बी, इस साइड का आपने इधर जोड़ दिया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का बी, ये आपका हो जाएगा। और ये डाल्टन के नियम से जानते हैं ये पूरे विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा पूरे पात्र का। तो P इक्वल टू, और पूरे पात्र के वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का बी,
ये आपका एक समीकरण और तैयार हो जाएगा। इसको समीकरण यहां 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 के अनुसार एक ग्राफ बनाया जाएगा। उस ग्राफ को हम समझते हैं तो क्या कर देते हैं, इसको यहां से यहां तक मिटा देते हैं और ग्राफ को यहां प्रदर्शित करके देखते हैं कि वो ग्राफ किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आपने कई सारी बुक में वो ग्राफ क्या होगा देखा होगा। ये देखिए आपका ग्राफ जो है बनाया जा चुका है। अब ये ग्राफ में ये वाली जो रेखा है आपकी वासुदाब, ये भी क्या वासुदाब को प्रदर्शित कर रही है, और ये वाली जो इधर वाली रेखा है ये आपकी क्या प्रदर्शित कर रही है, मोल प्रभाज को प्रदर्शित कर रही है। जैसे इस रेखा पर हम यहां इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर आपका शुद्ध अवस्था में केवल घटक ये उपस्थित है। जब घटक केवल एक ही होगा और ये होगा तो उसका मोल प्रभाज 1 हो जाएगा। घटक भी इस समय है नहीं इस पर, तो उसका मोल प्रभाज 0। और इसका शुद्ध अवस्था में है अभी घटक ये, तो इसका वासुदाब PA0। ये केवल एक रेखा। इस रेखा पर घटक B का मोल प्रभाज 1 है, यानी यहां घटक ये उपस्थित नहीं है, और घटक ये यहां घटक ये का मोल प्रभाज 0 है, और घटक B का शुद्ध अवस्था में है अभी यहां पर इस अवस्था में, तो यहां PB0 है, घटक B का वासुदाब। अब देखिए यहां से समझिए, जो ये जो आपकी पहली रेखा है ये इस समीकरण को व्यक्त कर रही, PA = PA0 इंटू काई, ये इस समीकरण को व्यक्त कर रही है। और ये जो आपकी ये वाली रेखा यहां से लेकर यहां तक ये व्यक्त कर रही PB = PB0 इंटू काई B। और जो आपका रिजल्ट मिल रहा है इन दोनों रेखाओं से ऐड करने पर, वो आपकी ये रेखा यहां से यहां तक थर्ड वाली, और ये आपकी प्रदर्शित कर रही है PA0 काई A प्लस PB0 काई B, यानी दोनों रेखाओं को ऐड करने से रेखा मिल रही है आपकी इस ग्राफ में। अब देखिए इसको पहले समझिए। जैसे यहां पर आपका घटक ये ही उपस्थित है तो उसका वासुदाब शुद्ध अवस्था में है, PA0 है। अब जैसे धीरे धीरे घटक 20 में मिलाते जाएंगे तो इसका मोल प्रभाज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये देखिए घट रहा है, वासुदाब भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और घटक B का वासुदाब और मोल प्रभाज दोनों क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये देखिए बढ़ रहे हैं ना, इधर जाने पर घटक B का मोल प्रभाज और वासुदाब दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा जाएगा कि मैक्सिमम हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर ये बढ़ रहा, ये घट रहा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे अभी शुद्ध अवस्था में एक ही घटक था तो उसका मोल प्रभाज 1, अब इसमें घटक B मिला रहे हैं तो मोलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन घटक ये के मोलों की संख्या रुकी हुई है, तो इसका मोल प्रभाज क्या होता जा रहा है, कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एकदम से कम हो जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा और इसका अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा PB0, यानी घटक B का। तो ये तो आपका क्या है, ग्राफ है। यहां से आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे घटक ये का वासुदाब और मोल प्रभाव दोनों कम होते जा रहे हैं इधर, और इधर घटक B का वासुदाब और मोल प्रभाव दोनों अधिकतम होते जा रहे हैं। यहां पर सबसे अधिकतम है घटक B का, घटक A का सबसे अधिकतम यहां पर है। और इन दोनों रेखाओं को ऐड करने से आपकी जो ये रेखा मिल रही है, यही आपके क्या है, टोटल वासुदाब को विलयन के प्रदर्शित कर रही है। और ये ग्राफ आप आगे देखेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए। तो आदर्श विलयन वह होते हैं जो इसी प्रकार का ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, और अनादर्श विलयन वो होते हैं जो इससे विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका अगला है अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अभी आपने पढ़ा क्या, वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए, यानी अभी आप पढ़ रहे थे जब दोनों द्रव, दो घटक है ना, और दोनों घटक क्या हो, द्रव अवस्था में हो, दोनों वाष्पशील अवस्था में। अब जो आप दूसरा पढ़ेंगे, एक क्या हो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ हो और दूसरा वाष्पशील हो।
जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई विलेन है, ये देखिए ये आपका कोई विलेन है, इसमें एक वाष्पशील है और दूसरा अवाष्पशील है। आप जानते हैं दो घटक हैं, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। तो विलायक क्या है आपका, वाष्पशील है, और जो आपका विलीय है वो क्या है, अवाष्पशील। तो जब अवाष्पशील रहेगा तो इस पर राउल्ट का नियम कैसे कार्य करता है ये देखते हैं। जैसे विलीय पदार्थ है आपका अवाष्पशील, विलायक है आपका वाष्पशील। तो अगर इस पात्र को बंद करके इसमें से वायु निकाल दें तो वाष्पित कौन होगा, केवल आपका विलायक होगा। तो विलायक के कारण ही इस पर क्या लगेगा, दाब लगेगा इस पात्र पर। तो यानी विलेय आपका वाष्पशील है, वाष्पित होगा ही नहीं तो उसका दाब लगेगा ही नहीं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल दाब होगा P, वो किसके दाब के बराबर होगा, वाष्प दाब के, P ऑफ विलायक सॉल्वेंट, यानी विलायक के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। और आप जानते हैं P विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ये विलायक है ना, तो P नॉट इंटू ये आपका मोल प्रभाज किसका, विलायक का। विलायक का क्या है आपका, मोल प्रभाज। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कि यदि विलयन में दो घटक हो तो आयवीय घटक का मोल प्रभाज क्या होगा, आयवीय घटक के शुद्ध वाष्प दाब इंटू उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। उसी प्रकार इसमें है, ये P नॉट क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और काई क्या है, उसका मोल प्रभाज, ये विलायक लिख दिया गया है, उसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। राउल्ट का जितना भी नियम लगेगा सब पर ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में यदि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ हो, उस विलयन में यदि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ हो, तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो उसके विलायक के शुद्ध वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि P नॉट क्या होगा, निश्चित होगा, तो P अनुक्रमानुपाती विलायक। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब यदि विलयन में क्या हो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो, यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो निश्चित ताप पर उसका विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। बस यही आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए हम जानते हैं कि विलयन दो ही घटकों से मिलकर बना है, तो दोनों घटक का मोल प्रभाज का योग क्या होगा, एक होगा। यक्स विलीय यानी सोल्यूट, और प्लस काई विलायक यानी सॉल्वेंट, ये दोनों के क्या है, मोल प्रभाज, और दोनों के मोल प्रभाज का योग क्या होगा, एक होगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि काई ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर लेकर चले जाएंगे इक्वल टू के, तो 1 माइनस काई ऑफ विलीय, ये आपका यहां से प्राप्त हो गया। तो इस मान को अगर इसको समीकरण 1 मान ले तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P नॉट, और काई विलायक की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस काई विलीय, यही हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम इधर ले आए तो P अपान P नॉट, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस काई विलीय। अब काई विलीय को इधर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो यहां से देखिए
या इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, देखिए 1 माइनस पी अपान पी नॉट, और ये इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा काई विलिए। अब पी नॉट आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट काई विलिए, यानी विलिए के मोल प्रभाज्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये यहां से आपका ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। ये केवल ऊपर जो आपका लिखा हुआ है, और अगर पूरे समीकरण की बात करें तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन इसे कहेंगे, और जो विलेय के मोल प्रभाज्य की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।